जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन में। आज हम लोग झारखंड जीके में मध्यकाल में झारखंड का इतिहास देखेंगे दोस्तों। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन में मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? दो भाग में, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया? दो भाग में, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। तो झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। महामाया मंदिर। तो महामाया मंदिर कहाँ है दोस्तों? गुमला में। महामाया मंदिर कहाँ है? गुमला में। हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। तो हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल में रहा है। महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गंजघट राय ने 908 ईस्वी में करवाया था। तो महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गंजघट राय ने। कब करवाया था? 908 ईस्वी में। यह कहाँ स्थित है? गुमला में, ये याद रखिएगा। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। तो इस मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था? हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण। टांगीनाथ मंदिर। यह मंदिर गुमला में अवस्थित है। टांगीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुमला में। इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। तो इस मंदिर का निर्माण भी पूर्व मध्यकाल में ही हुआ है। ठीक है। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ। रजरप्पा रामगढ़ के अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। छिन्नमस्तिका बौद्ध ब्रज योगिनियों का ही हिंदू प्रतिरूप है। तो छिन्नमस्तिका मंदिर भी पूर्व मध्यकाल काल का पुष्टि करता है। ठीक है। अब देखते हैं उत्तर मध्यकाल। बख्तियार खिलजी। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर नदिया पर आक्रमण किया था। तो बख्तियार खिलजी ने 13वीं शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था। नदिया कहाँ पड़ता है दोस्तों? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। दास वंश के स्तुमित एवं बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त थे, क्योंकि उस समय नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा था। तो दास वंश के स्तुमिस और बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव क्षेत्र से मुक्त थे, क्योंकि उस समय नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली एवं शक्तिशाली राजा था। ठीक है। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासकों को कर देने पर विवश किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन था दोस्तों? छज्जू मलिक ने नागवंशी शासकों को कर देने के लिए विवश किया था। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक था, का सेनापति मलिक बयां हजारीबाग क्षेत्र में चय और चंपा तक आ पहुंचा था। जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। तो तुगलक के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था? हरिकर्ण। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग पर आक्रमण किया था और हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र में एक बड़े इलाके पर विजय प्राप्त किया था। तो
तुगलक ने हजारीबाग पर आक्रमण किया था और हजारीबाग का एक बड़ा क्षेत्र सतगावा क्षेत्र के इलाके पे विजय प्राप्त किया था तथा सतगावा को जीते हुए क्षेत्र को राजधानी बनाया था। तो सतगावा को किसने राजधानी बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था। लोधी वंश के सुल्तानों से झारखंड लगभग मुक्त था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण थे। तो लोधी काल के समकालीन राजा कौन थे नागवंशी? प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा था। तो लोधी वंश के समकालीन जो उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा था। कपिलेंद्र गजपति उस समय दक्षिण पूर्वी भारत का एक शक्तिशाली शासक था। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। तो कपिलेंद्र गजपति दक्षिण पूर्वी भारत का एक शक्तिशाली शासक था। उसने संथाल परगना को एवं हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। ठीक है। खानदेश का एक शक्तिशाली शासक आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था। उसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो आदिल शाह द्वितीय को। ठीक है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? तो आदिल शाह द्वितीय को। शेरशाह के सेनापति खवास खान थे। तो शेरशाह का सेनापति खवास खान ने महारथ चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक हाथी प्राप्त किया। तो शेरशाह का सेनापति कौन था? खवास खान, जिसने महारथ चेर को परास्त कर श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया। राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित तेलियागढ़ के रास्ते शेरशाह ने अपने बंगाल अभियान को उपयोग किया। राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित तेलियागढ़ के रास्ते शेरशाह ने अपने बंगाल अभियान का उपयोग किया। ठीक है। अकबर ने शाहबाज खान को झारखंड विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकर्ण शाह की पराजय हुई। तो अकबर ने किससे भेजा था? शाहबाज खान को, जिसमें नागवंशी शासक मधुकर्ण शाह का पराजय हुई। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। मानभून से गुजरा मान सिंह ने पारा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। पंचेत का किला भी इसी समय बनवाया। तो पंचेत का किला भी इसी समय बना था दोस्तों। अकबर के सेनापति मान सिंह ने राजमहल साहेबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया। पारकोटा महल वाले नगरों को संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया। तो अकबर के सेनापति मान सिंह ने राजमहल, जो कि वर्तमान में साहेबगंज है, को बंगाल की राजधानी बनाया था। ठीक है। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 एवं चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल था। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 एवं चंपा परगना बिहार के सूबा में शामिल था। खोखरा के नागवंशी राजा को मुगलकालीन ग्रंथों में जमींदार एक खा आलमा हीरे खान का मालिक कहा गया था। जहांगीर तुजु के जहांगीरी में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीका का वर्णन किया। खोखरा में नागवंशी शासक दुर्जन साल ने मुगलों के अधीनता को ठुकरा दिया था। जहांगीर ने इब्राहिम खान को दुर्जन साल को अपनी अधीनता स्वीकार कराने हेतु भेजा। इससे मना करने पर दुर्जन साल को 11 वर्ष की बंदी बना लिया गया। तो जहांगीर ने किसे भेजा था? इब्राहिम खान को। किसे बंदी बनाने के लिए? दुर्जन साल को। दुर्जन साल को कितने वर्ष के लिए बंदी बनाया गया? 11 वर्ष के लिए। ठीक है। बाद में दुर्जन साल ने मुगल शासक जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया, जिसके बाद जहांगीर ने हीरे के परखे दुर्जन साल को
शाह की पदविधि और मुक्त कर दिया। बाद में दुर्जन साल ने कितने रुपए कर देना स्वीकार किया? 6,000 रुपए। और हीरे के परखी होने के कारण दुर्जन साल को जहांगीर ने छोड़ दिया और उसे शाह की उपाधि भी दी। ठीक है। दुर्जन साल ने अनेक सुंदर भवनों का निर्माण किया, जिसमें नवरत्नगढ़ नामक महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो नवरत्नगढ़ नामक महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। इस भवन में झरोका दर्शन की भी व्याख्या थी। तो नवरत्नगढ़ नामक महल किसने बनवाया? दुर्जन साल ने। दुर्जन साल ने क्या बनवाया? नवरत्नगढ़ महल, जिसमें झरोका दर्शन की व्याख्या थी। दुर्जन साल ने दोहिसा को अपनी राजधानी बनाया, जो लगभग 100 वर्षों तक नागवंशियों की राजधानी रहा। दुर्जन साल ने किसे राजधानी बनाया? दोहिसा को, जो लगभग 100 सालों तक नागवंशियों की राजधानी रहा। दोहिसा की स्थापत्य कला पर मुगल स्थापत्य कला की झलक मिलती है। ठीक है। पलामू के चेरवंशी शासक प्रताप राय के समय पलामू में चेर राजा अत्यंत समृद्धशाली था। पुराना पलामू का किला का निर्माण इसी काल में हुआ। तो पुराना पलामू का किला का निर्माण पूछे किसने करवाया? तो प्रताप राय ने। ठीक है। पुराना पलामू का किला का निर्माण प्रताप राय ने। बाद में मैदानी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ पर नया किले का निर्माण करवाया। बाद में मैदानी राय ने पलामू का नया किला का निर्माण करवाया। ठीक है। अफजल खान ने जहांगीर के शासनकाल में पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया। उसके आक्रमण के समय पलामू में चेरवंशी शासक अनंत राय था। तो अफजल खान के समय चेरवंशी शासक कौन था? अनंत राय। अनंत राय ने बाद में सहबर राय पलामू के शासक बना। उसने सड़क आजमगढ़ ट्रंक रोड पर चौपारण हजारीबाग तक अपने प्रभाव क्षेत्र विस्तार किया। शाहजहां के शासनकाल में शाइस्ता खान ने पलामू के चेर राज्य पर आक्रमण किया, जिसका सामना पलामू के राजा तेज राय ने किया। तो शाहजहां के शासनकाल में शाइस्ता खान ने पलामू के चेर राज्य पर आक्रमण किया, जिसका सामना पलामू के राजा तेज राय ने किया। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में कोपरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। शाह का धर्मगुरु हरिनाथ था। तो रघुनाथ शाह का धर्मगुरु कौन था? हरिनाथ था। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह और राम शाह औरंगजेब के समकालीन थे। तो औरंगजेब के समकालीन कौन से नागवंशी राजा थे? तो रघुनाथ शाह और राम शाह। रघुनाथ शाह, राम शाह। ठीक है। रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति और दानी स्वभाव का था। रघुनाथ शाह ने मदन मोहन मंदिर रांची का निर्माण करवाया था। तो मदन मोहन मंदिर रांची का निर्माण किसने करवाया था? रघुनाथ शाह के शासनकाल में। हरि ब्रह्मचारी रांची के चुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण करवाया था। रघुनाथ शाह के ही शासनकाल में हरि ब्रह्मचारी ने रांची के चुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण करवाया था। राम शाह और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। तो राम शाह और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। पदशाहनामा एवं आलमगीरनामा के अनुसार औरंग नदी के किनारे 1660 में चेर राजा साहब राय तथा औरंगजेब के सेनापति दाऊद खान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें साहब राय की पराजय हुई। तो पदशाहनामा एवं आलमगीरनामा के अनुसार औरंग नदी के किनारे 1660 में चेर राजा साहब राय तथा औरंगजेब के सेनापति दाऊद खान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें साहब राय की पराजय हुआ। औरंगजेब के समय में कुंडा के शासक चुनराय ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। तो कहाँ के शासक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था? कुंडा के शासक चुनराय ने। इस घटना के विरोध में चेर ने चुनराय की हत्या कर दी। इस घटना के विरोध में चेरों ने चुनराय की हत्या कर दी। झारखंड में
धनबाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा। तो झारखंड में धनबाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग ने मध्यकाल में झारखंड का इतिहास को देखा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।